हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी पेडागोजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। जो भी आप टीचिंग पेपर कोई भी एग्जाम देते हैं या देने वाले हैं, अब बिहार स्टेट का और बीपीएससी का या फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपका पेडागोजी पूछा जाता है। तो हम लोगों ने इस श्रृंखला में हम लोग 3-4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और एक जो थियरी है जो चैनल पर है, जीन पियाजे की थियरी, जिसमें एक ही वीडियो में आपका सारा थियरी कंप्लीट है और बहुत अच्छे से उसमें नोट्स है। उसको आप लोग पढ़ के वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं और सब कुछ एक एक टॉपिक जो है आपका वहाँ पर क्लियरली बताया गया है। जैसे कि एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सभी चीज़ें और कौन कौन से जो संज्ञानात्मक विकास के जो स्टेजेज हैं, 4 स्टेजेज यानी जो चरण है, जिसको जीन पियाजे ने दिया था और वो आपके हर पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो यूपी टेट का है, तो इसमें जीन पियाजे से रिलेटेड 3-4 प्रश्न है, यानी हमको लगता है 3 प्रश्न तो इसमें है ही। इसका एक वीडियो आप लोगों का पड़ चुका है और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट भी सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर उपलब्ध है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, हर परीक्षा के लिए। तो हम लोग ये देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग इस पेपर का सॉल्व कर चुके थे कॉन्सेप्ट के साथ, और आज भी हम के साथ इसके थियरी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? जो हमारा 16वां प्रश्न है, 15 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी एक जो थियरी है उसको जीन पियाजे ने दिया था, तो हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास की थियरी। ठीक है, जीन पियाजे ने दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चा किस स्तर पर क्या सीखता है। संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञान का विकास, हमारे बुद्धि का विकास। ठीक है, उन्होंने जो थियरी दी थी, उन्होंने अपने बच्चे पर रिसर्च किया था काफी, 15-16 साल तक, 17-18 साल तक उन्होंने अपने बच्चे पर ही पीएचडी कर डाली, यानी उसी पर उन्होंने खोज की। तो उनमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का थियरी दिया था, जिसके 4 चरण होते हैं। तो वही हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से, यानी ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे के तर्क का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो जीन पियाजे ने 4 चरण दिए थे, एक सेंसरी मोटर हो गया, एक प्री ऑपरेशनल हो गया यानी, और एक जो है कंक्रीट ऑपरेशनल हो गया, एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई। तो इसमें संवेदी वाला एक हो गया जो 0 से 2 साल तक होता है। पहला हो गया संवेदी अवस्था, जब बच्चा छोटा होता है। सेंसरी मोटर को लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक ये सेंसरी मोटर स्किल होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये किस किस एज तक होता है? तो जो हमारा सेंसरी मोटर होता है वो 0 से 2 साल तक होता है। ठीक है, और जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक होता है वो 2 से 7 साल तक होता है। और तीसरा क्या हो जाता है हमारा? तीसरा हो जाता है हम लोगों का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये हमारा कब तक होता है? 7 से 11 ईयर तक। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है औपचारिक यानी कि फॉर्मल, जो इंग्लिश में उनको बोल दे रहे हैं इंग्लिश में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो एज होता है वो कितना होता है? 11 से 16 साल तक। यानी जो जीन पियाजे हैं,
ये स्विस जो है साइकोलॉजिस्ट, यानी ये स्विस के हैं और एक ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चे पर रिसर्च किया, उसको 4 वर्गों में बाँटा, यानी बच्चे का विकास किन-किन चरणों में होता है, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का, यानी जो बच्चे की बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता है, वो कैसे-कैसे विकसित हो रही है। तो जो शुरू का एज होता है, संवेदी होता है ये, संवेदी होता है ये, संवेदी अवस्था, ठीक है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था होता है। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चा जब 0 से 2 साल के बीच में है, तो हर चीज़ को अपने हाथों से छू रहा है, उसको देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है और कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि छोटा बच्चा जो क्या करता है, हर चीज़ छू करके अपने जीभ से टच करने जाता है, हर चीज़ को खाने जाता है। तो उसका जो विकास होता है, वो किसी चीज़ को समझने के लिए उसको पहले टच करता है, तो उसे हम बोलते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्या हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक जो स्टेज है, जो कि हमारे इसमें पूछा गया है और इसका आंसर भी हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी इस स्टेज में जो बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, यानी जिन चीजों को वो देख रहा है, मूर्त मतलब कोई चीज मूर्ति के रूप में है, यानी उसको हम छू सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उसमें वो क्या करता है, उस जो चीज़ वो देखता है उससे संबंधित तर्क का जो निर्माण उसके दिमाग में होने लगता है। यानी कि जो बच्चे की जब एज हो जाती है 11, 7 से वो जब 7 का हो जाता है, तो 7 से 11 ईयर का जब वो होने लगता है, तो उसके अंदर तर्क का विकास होने लगता है। लेकिन कब, किस चीज़ को देख के, मूर्त चीज़ें, यानी जिस चीज़ को वो देख सकता है, उसको देख करके उसके अंदर मूर्त चीज़ों का तार्किक रूप से उसका विकास होने लगता है। तो वह स्तर कौन-सा स्तर है? तो तीसरा स्टेज है उसका, जीन पियाजे ने जो दिया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो। इसका आंसर हो गया हमारा चौथा, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 हो गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन-सा चरण है आपका? तो ये तीसरा चरण है, ठीक है? क्योंकि चौथा हमारा औपचारिक है, जो 11 से 16 साल तक का होता है। अगला क्या हो गया, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, यानी बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या फिर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको जो है पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? अभी जो मैंने थियरी पढ़ाई पढ़ाई किसकी पढ़ाई? वो जीन पियाजे की पढ़ाई थी, ठीक है? उन्होंने 4 स्टेज दिया था बौद्धिक विकास का, यानी जो हमारा दिमाग है वो कैसे विकसित हो रहा है किसी चीज करके, किसी चीज को लेकर के। तो ये क्या हो गया, चौथा हमारा ऑप्शन हो गया, चौथा पियाजे द्वारा। हम लोगों ने इसकी थियरी पहले पढ़ ली थी, यही जो है इसी के, देखिए 2 प्रश्न तो यही हो गए कि आपके जो जीन पिया, एक ही पेपर में ये 2 प्रश्न आपका जीन पियाजे से पूछ दिया गया और ये हर पेपर में पूछा जाएगा, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हैं तो। ये हो गया जीन पियाजे, इसका आंसर हो गया 4। अगला क्या है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, यानी जो बच्चा अगर वयस्क नहीं है, छोटा है, 18 से कम उसकी एज है या फिर बहुत कम है, तब भी वो अगर कोई चीज नहीं समझ पा रहा है और कोई भी चीज अपनी वाली कर रहा है, तो उसमें हमारी अध्यापकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी हम क्या करें जब हमारा बच्चा वयस्क नहीं है, किसी चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, कोई भी हरकत स्टार्ट कर दे रहा है, उसकी संगत कैसी है, ये भी हमें जानना चाहिए। हमारा बच्चा जब उतना मैच्योर नहीं है, तो हमें जानने की कोशिश करना चाहिए अभिभावक के रूप में। अल्पवयस्क बच्चे के लिए अधिगम में, यानी कोई भी चीज उसको सिखाना है, तो अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, निषेधात्मक, यानी कि इनहिबिटरी, यानी किसी चीज को, किसी चीज का विरोध करना, प्रतिबंध लगाना, ऐसा नहीं। इससे बच्चा क्या होता है ना कि बहुत जिद्दी बन जाता है और वो सुनता नहीं है। तो कोई भी काम करवाना है, बच्चे को कुछ सिखाना है, तो पहले वो खुद आचरण में लाए, यानी हम जो जो भी हम सिखाना चाहते हैं किसी को, तो वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम खुद गलत रास्ते पे हैं, हमारे अभिभावक या बड़े भाई बहन, जो भी हमारे टीचर हैं, अगर उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो कुछ सिखाएंगे तो आप क्या सीखेंगे? नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? और उससे गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। तो निषेधात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा और बिगड़, अग्र सक्रिय होना चाहिए, संवेदनात्मक होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए अभिभावक को। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने पर भी हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव करने लगते हैं, उससे भी बच्चा कहीं न कहीं झेल जाता है। उसको लगता है कोई हमें जेल दिया गया, मैं एक नौकर हूँ और मुझसे सारा हमारा काम हमारे गार्जियन करवा रहे हैं, और गार्जियन भी बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो इससे मतलब कोई भी चीज़ हमें बैलेंस वे में करना है, जिससे बच्चे को ये ना लगे उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए।
अगला क्या है, इंडिफरेंट यानी उदासीन होना चाहिए। तो उदासीन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, एकदम न्यूट्रल बने हुए हैं, आपको कोई ना पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है ना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए अग्र सक्रिय होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो सही है। यानी कि अभिभावक के रूप में हमें आगे से पहले से ही सक्रिय एक्टिव होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, अगर मोबाइल चला रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें वो देखता है। ऐसी चीज़ें हमें उस पर या तो मोबाइल पे सेटिंग कर लेना चाहिए कि 13+ नहीं देखना है या 16+ नहीं देखता है, ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें अभिभावक को करना चाहिए और करते भी हैं लोग आजकल, क्योंकि बच्चे फ़ोन ले लेते हैं और कुछ भी देखने लगते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें वो देखते हैं या सुनते हैं, या फिर उनका संगत अगर खराब है तो इसके प्रभाव में आकर वो गलत रास्ते पर चल देते हैं। तो अभिभावक के रूप में आपको हमेशा एक्टिव रहना है कि क्या मेरा बच्चा कर हर चीज़ पे, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप नोटिस कर रहे हैं, नहीं तो वो हर चीज़ छुप के करेगा। और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए कि कहीं कुछ गलत होता भी है वो आपको बताए, शेयर करे बात को, ना कि डरे। तो हमेशा आपको अग्र सक्रिय यानी प्रोएक्टिव रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया सही। तीसरा क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, वेयर कैन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट बी डिफाइंड, यानी पर कहाँ पर, ऑन द प्ले ग्राउंड, इन स्कूल एंड क्लासरूम, और इन द ऑडिटोरियम, एट होम। यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है कहाँ पर परिभाषित, कहाँ पर आप जान जाएंगे कि बच्चा जो है अच्छा है पढ़ने में या फिर अच्छा नहीं है, या फिर जो भी उसकी एक्टिविटी है वो कैसी है, कहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से आप पहचान कर पाएंगे, आप उसको चेक कर पाएंगे। तो जो हमारा स्कूल, विद्यालय एवं कक्षा में, इसका जो आंसर हो, खेल के मैदान में नहीं, क्योंकि वहां पर बच्चा पढ़ने लिखने आए ना आए लेकिन खेलने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा वहां पर उनका जांच नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। ऑडिटोरियम में ऐसा भी नहीं है कि ऑडिटोरियम में जाके कोई गृह में, घर पे भी बच्चे गार्जियन के उसमें अंडर में रहते हैं, तो वहाँ भी सब कुछ आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि गार्जियन भी बिजी होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा विद्यालय कक्षा होता है, क्लास में, स्कूल में जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो है परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। यानी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर स्पोर्ट्स में भी भाग लेते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी पढ़ता है वो क्या उसमें कर रहा है, कहाँ तक वो पहुँचा है, उसका असेसमेंट करने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए, और बच्चे का जो लर्निंग लेवल है, जो अधिगम है, वो कहाँ तक पहुँचा है, किस स्तर तक पहुँचा है, इसकी जाँच जो है स्कूल में की जाती है, आपकी क्लास में की जाती है। टेस्ट होता है हर मंथ होता है, और यूनिट टेस्ट होता है, 3 मंथ वाला भी होता है, 6 मंथ एनुअल भी टेस्ट होता है। तो वहाँ पर स्कूल में ही जो है उसका जो परिभाषित किया जा सकता है अच्छे तरीके से, कहाँ पर, तो विद्यालय कक्षा में। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही हो गया, यानी स्कूल में ही उसका अच्छे से होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर डैश है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। यानी किस चीज को जो है अच्छे से अनुप्रेरित, यानी कि मोटिवेशन आपको मिलेगा शिक्षण के फील्ड में एक संकेत के रूप में, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यानी आपकी क्लास में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो मतलब बहुत अच्छे हैं, आप इससे मोटिवेटेड हो जाएंगे। क्या पता वो पढ़ने ना करके खेलने के वजह से आ रहे हो, या फिर कुछ कहीं और चले जाते हैं स्कूल आने से पहले, या स्कूल से जाने के बाद, या फिर सिर्फ अपने दोस्तों के चक्कर में आ रहे हो, सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में आ रहे हो, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसके वजह से इतना मोटिवेट नहीं होना है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं होगा, यानी आपने कोई काम कर दिया, कोई होमवर्क दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो वो करके बहुत टाइमली ला रहा है, तो क्या ये मोटिवेशन की बात है, बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो घर पे किसी से भी करवा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा तीसरा होगा, जो हमारा तीसरा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यानी अगर आप क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है, एकदम नीरस है, तो वो हमारा नहीं होगा।
अगर बच्चा आपसे टाइम टू टाइम प्रश्न पूछता है, पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, उसको चीज़ें समझ में आएँगी और नहीं भी समझ में आ रही हैं, अगर वो पूछ रहा है इसका मतलब उसका ध्यान है पढ़ाई पर, वो उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो प्रश्न पूछता है, तो ये जो है मोटिवेशन का काम हमारा मोटिवेटेड लर्निंग का ये हमारा एग्जाम्पल है, यानी शिक्षक के एक संकेत के रूप में दिया जाता है। यानी जिस टीचर से जो बच्चे अच्छे से प्रश्न पूछते हैं, उसी को माना जाता है कि वो शिक्षक अच्छा है। जिस शिक्षक के क्लास में आप बोल ही नहीं पाएँगे, कुछ कर ही नहीं पाएँगे, तो उससे क्या होगा? इसका मतलब आपने बहुत दबा करके बच्चों को रखा हुआ है, बहुत डाँट-वाट के रखा हुआ है, जिससे प बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, न्यूट्रल हो जाएँगे, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला क्या है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, उन्हें क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। यानी जो क्लास में अगर लेक्चर दिया जा रहा है, जैसे कि मैं आपसे ऐसे अगर ऑफ़लाइन क्लास में होती या फिर ऑनलाइन जब भी लाइव क्लास आएगी, आप कमेंट के द्वारा आंसर देंगे, मैं प्रश्न पूछूँगी, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो उसमें क्या होना चाहिए? क्वेश्चन करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों की रुचि बने रहे और वो खड़े होकर के आंसर दें, उनको इंटरेस्ट आए। इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना जो है हमारा, वो हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी प्रश्न पूछना चाहिए। टू मेंटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द क्लास, और टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्लास के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए, तो क्या करना चाहिए? आस्क क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हो गया, क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे और प्रश्न पूछेंगे, तभी बच्चे को क्लास में इंटरेस्ट आएगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। 22वां प्रश्न क्या है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यानी जब बच्चा खेलता है, पीटी को क्यों करवाया जाता है या फिर कोई भी स्पोर्ट वाली चीज़ें कॉलेज में या क्लास स्कूल में क्यों करवाई जाती हैं? ये क्या करता है? शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। क्या आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से आप मजबूत हो जाएँगे, बहुत हो जाएँगे हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, क्या इसलिए स्पोर्ट का आयोजन किया जाता है? तो ये काम तो आप घर पर भी कर सकते हैं, स्कूल में कराने की क्या आवश्यकता है? जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पर भी दौड़ लगा सकते हैं अपने भाई-बहन के साथ। ये इसका नहीं होगा आंसर। ठीक है, अगला क्या है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यानी शिक्षक को कामचोर बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाना नहीं है तो बच्चों को खेलने पे लगा दो, ऐसा भी नहीं है। यह समय बिताने में सहायक होगा, स्कूल लोग पढ़ने जाते हैं टाइम पास करने के लिए नहीं, तो समय सिर्फ बिताने के लिए स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं करवाई जाती हैं। ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं सहयोग एवं संतुलन का विकास, यानी जब बच्चा ग्रुप में खेलता है, पार्टिसिपेट करता है, डांस वांस में भी अगर पार्टिसिपेट करता है, नृत्य में कोई रोल प्ले करता है, तो इससे सामंजस्य, सहभागिता, यानी वो पार्टिसिपेट करता है, कोऑर्डिनेशन सीखता है, यानी एक एडजस्ट कैसे करना है, वो लोगों से मिलता है, उसकी बॉन्ड क्रिएट, अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है दोस्तों के साथ। जो दोस्त नहीं भी हैं, अगर उनके साथ आप खेलेंगे, बच्चों को खिलाएँगे अलग-अलग लोगों से जिससे वो कभी बात नहीं करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सीखता है, सामंजस्य बैठाता है, सहभागिता यानी पार्टिसिपेट करता है, उसको इंटरेस्ट आता है, उसका जो कौशल है वो तो विकसित होगा, उसकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता भी उसकी विकसित होती है। तो कई सारे फ़ायदे होते हैं, सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए नहीं, ये वो काम कहीं और भी हो सकता है, स्कूल के बाहर भी हो सकता है। या सहयोग यानी बच्चा हेल्प भी करे, जैसे खेल रहे हैं, तो किसी को चोट लग गया, कुछ हो गया या फिर कोई अच्छे से नहीं खेल पा रहा है तो उसका हेल्प करे, इस वजह से भी ये काम किया जाता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, इस वजह से खेलना उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, परिवार क्या है? तो आप जब भी पढ़ेंगे तो इसका थियरी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होता है अनौपचारिक, एक शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। एक पहले ये 2 हम लोग पढ़ लेते हैं, अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा और एक है हमारा औपचारिक।
औपचारिक किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक जो है हमारा, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। औपचारिक क्या हो गया? जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। अनौपचारिक क्या हो गया? जो परिवार है, जो हमारा परिवार है उसमें क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा होता है। परिवार, और परिवार को हम क्या बोलते हैं? परिवार को हम बोलते हैं प्राथमिक पाठशाला। परिवार को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्कूल, यानी प्राथमिक प्राथमिक पाठशाला, ठीक है। और हमारे माँ बाप क्या होते हैं? प्राथमिक शिक्षक होते हैं। और जो, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, जो हमारा परिवार होता है वो प्राथमिक पाठशाला होता है। जो परिवार होता है वो हमारा प्राथमिक पाठशाला होता है। और हमारे माता पिता क्या होते हैं? ये आपके पेपर में पूछा जाता है। माता पिता हमारे क्या होते हैं? हमारे माता पिता हमारे शिक्षक होते हैं। प्रथम, यानी पहले जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हम लोग अपने घर में ही पहले पढ़ते हैं, शुरू में ही हमें स्कूल नहीं चले जाते हैं। जो हमारे प्राथमिक शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है? परिवार एक साधन है। परिवार किसका साधन है? ये हमारा हो जाएगा, परिवार जो है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा। अनौपचारिक किसको बोलते हैं? जो हम किसी समाज से सीखते हैं, परिवार या समाज से सीखते हैं, का कोई बहुत रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उससे हम जब सीखते हैं तो वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा हो गया। जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या होता है? यानी जो स्कूल कॉलेज से सीखते हैं वो हमारा क्या हो गया? औपचारिक शिक्षा हो गया, ठीक है। परिवार क्या है? हमारा प्राथमिक पाठशाला है। माता पिता हमारे क्या है? प्रथम शिक्षक है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में ही तो स्कूल चला नहीं जाता है, तो जो भी हम सीखते हैं अपने परिवार और समाज से सीखते हैं, ठीक है। तो परिवार हमारा प्राथमिक पाठशाला हो गया। द्वितीय क्या होता है? वो हमारा समाज हो गया। उसके बाद हमारा विद्यालय आता है। माता पिता क्या होते हैं? प्रथम शिक्षक होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पहला जो है सही हो जाएगा। इनफॉर्मल एजुकेशन, परिवार हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य कैसे विकसित होंगे? एक टीचर इसको कैसे क्या करेगा कि विद्यार्थियों में जो सोशल वैल्यूज हैं वो डेवलप हो जाए? क्या पहला, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर क्या आप बहुत अच्छे अच्छे महान व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो जो बच्चा है उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, स्टूडेंट जो है सामाजिक मूल्य सीख जाएगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बोलने से अगर बच्चा सीख जाता तो आजकल सब लोग महान हो जाते। पहला ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तीसरा है आदर्श रूप में बर्ताव कर। चौथा है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। यानी फिर वही बात की, वही अच्छी अच्छी कहानियां आप सुनाएंगे तो क्या एक बच्चा जो है उसका जो है सामाजिक मूल्य विकसित हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। कहानियां बचपन से बच्चे सुनते आ रहे हैं, बच्चों को कुछ ऐसा चाहिए कि टीचर कुछ ऐसा करे जिससे कि बच्चे उसको देख करके सीखें, उसके उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसे रह रहे हैं, कैसे बात करें बच्चों के साथ या किसी के साथ, कैसे डील कर रहे हैं, अपने आप को कैरी, उनका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, वो उनका टीचिंग मेथड क्या है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है कि नहीं, ये सभी चीज़ें मैटर कर, वो डिसिप्लिन में है कि नहीं, टाइम से पढ़ाने आते हैं कि नहीं, अपना जो टॉपिक है समय से कंप्लीट करवाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ मैटर करता है। तो आदर्श रूप में बर्ताव कर, बहुत ज़्यादा आप आदर्श बर्ताव करेंगे तब भी आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी आपको कठोर होना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा हमारा, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, यानी डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी अगर एक टीचर डिसिप्लिन है, समय से आता है क्लास लेने, अपने टॉपिक को अच्छे से वो पढ़ाते हैं, तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी अच्छी है, बच्चों को अच्छे से उनका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, टीचिंग मेथड अच्छा है जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों के अंदर जो है जो सामाजिक मूल्य है वो विकसित होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। दूसरा, कक्षा में समयानुवर्ती होना। तीसरा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चौथा, एक सुवक्ता होना। एक टीचर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। कक्षा में समयानुवर्ती होना या पंक्चुअल इन क्लास, ये भी सही है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या, आप एक टीचर हैं, बाकी काम तो कोई और भी कर सकता है कि टाइम से आओ, सब कुछ करो। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा है कि आप एक टीचर हैं, तो बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी बच्चे को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं जा आ रही है, चाहे वो क्लास की बात हो या कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर टीचरों से कि मैम ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, कैसे दूर करें? और अपना सब्जेक्ट की भी चीज़ें पूछते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ और भी पूछ लें, तो आप उससे डील कैसे करते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी मैटर करता है। तो ये एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। बाकी अनुशासन भी इम्पोर्टेंट है, पंक्चुअल होना भी, सुवक्ता, अच्छा बोलना भी इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन ये है, बाकी ये काम आपके अनुशासन में बनने के लिए सारे टीचर बोलेंगे। लेकिन आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है और आप अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ये है, मैं आपको अच्छे से ना समझा पाऊँ, तो क्या आप इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में? नहीं लेंगे। ठीक है? तो यही हमारा है, कठिनाइयों को दूर करना। आप लोगों के प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा, यानी बच्चों के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, तो यही आपका एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगला है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएँगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएँगे तथा उस पे कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा क्या है? उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अगर कोई बच्चा बहुत सक्रिय है, बहुत शोर करता है या फिर बहुत बात करता है क्लास में, हो सकता है वो बहुत तेज़ भी हो पढ़ने में, लेकिन वो जल्दी बोर हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में, बहुत ही ज़्यादा उदंड स्वभाव के होते हैं, पढ़ने में भी ठीक होते हैं और बहुत एक्टिव भी होते हैं और उनको चीज़ें समझ में भी लेकिन अलग और बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें उस बच्चे को बिज़ी रखना है। आप पढ़ा रहे हैं, शोर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप क्या करिए, उनको बुलाइए, कहिए बोर्ड पे बेटा ये लिख दो, या फिर बोर्ड पे आपने कुछ लिखा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी आप उसको दे सकते हैं, बोर्ड साफ कर दो, ठीक है? ये सब चीज़ें आप उसको बिज़ी रखने, अगर वो बिज़ी रहेगा तो किसी से बात नहीं कर पाएगा, शोर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा काम है कि अगर कोई बच्चा अति सक्रिय बालक है आपके क्लास में, उसको सही दिशा में कैसे लाएँगे? उस पर पहली पंक्ति में बिठाएँगे, कड़ी नज़र नहीं, तब भी वो बच्चा या तो बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो डिमोटिवेट हो जाएगा, कड़ी नज़र रखेंगे, उसको टारगेट नहीं करना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसके आपके दिमाग में वो बच्चा है, उसको बिज़ी रखना है किसी न किसी तरीके से। ये हमारा गलत हो गया, उससे कक्षा में कोने में बैठने की जगह नहीं, ऐसा भी नहीं है, उससे गलत प्रभाव पड़ेगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए देंगे, ठीक है? ये हमारा सही हो जाएगा। बच्चे को अगर जब भी आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उसको जो है आप क्या करेंगे, आप उसको साफ करने के लिए बोलेंगे, बोर्ड या फिर रीडिंग पे लगा दीजिए या कुछ प्रश्न उससे पूछ लीजिए और उसको कुछ लिखने के लिए बोल दीजिए बोर्ड पर। तो ऐसी चीज़ें आप करवा सकते हैं जिससे कि वो बिज़ी रहे और क्लास को वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? ये जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें रॉन्ग हैं, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है? अगला है, पृथक-पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका आंसर क्या होगा? पृथक-पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति क्या होती है? यानी कोई अलग ग्रुप का है, अलग जगह का है, अलग सोसाइटी से है और बच्चे क्लास में जब पढ़ने आते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? कैसे वो सोचते हैं? आपको पता है हम अपने घर में रहते हैं, तो जिस तरह की बातें हमारे माँ-बाप करते हैं, वो क्या सोचते हैं, किसके बारे में वो क्या बोलते हैं, एक धारणा बनी होती है, जैसे किसी जाति के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, किसी धर्म के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जब तक कि आप पूरी तरह से मतलब विकसित ना हो जाए, जब तक आपका इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, जो आपका बौद्धिक क्षमता है पूरी तरह से विकसित ना हो जाए, आपके माँ-बाप के चित्तवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है? जो भी हम आज फॉलो कर रहे हैं, अपने रूल रेगुलेशन, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे माँ-बाप का ही, हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है। कोई भी बच्चा अगर क्लास में आता है, अलग-अलग जातीय समूह से, समजातीय समूहों से, तो व्यक्तियों के प्रति जो है क्या उसकी अभिवृत्ति होगी, साधारणतः क्या होता है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, चौथा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। यानी चिल्ड्रन एटीट्यूड्स किस पे रहेगा, ठीक है?
एटीट्यूड ऑफ दियर पेरेंट्स, तो यही हमारा जो हमारा पहला ऑप्शन है अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारे अभिभावक किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की चीजें करते हैं, इस पर हमारा जो है प्रभाव बच्चे पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 27 का जो आंसर हो गया वो पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ग्रुप का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चों का प्रभाव पड़ता है, ग्रुप में वो बाद में आते हैं, पहले वो घर में जन्म लेता है तो घर से ही सीखता है चीजें। और इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का प्रभाव भी पड़ेगा लेकिन अभी उतना नहीं पड़ेगा किसी ग्रुप के लिए। ठीक है, तो स्कूल लेवल पर जो उनके अभिभावक हैं उनकी जो चित्तवृत्ति है वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? दो मंदबुद्धि बालक हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उनको अलग कर देंगे या कुछ ऐसा क्या करेंगे उनको? तो पहला है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर विद्यार्थी आपका है, चाहे वो मंद हो चाहे कुछ भी हो, उसको मंद बुद्धि से तेज बुद्धि करना एक टीचर का काम होता है। ये गलत हो गया। दूसरा क्या, प्रधान अध्यापक को उनके किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित के लिए बोलेंगे, ये भी बहुत गलत है। आप किसी बच्चे को सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि ये मंद बुद्धि का है, ये तेज बुद्धि का है, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, जो हमारा समावेशित शिक्षा है, उसके अंतर्गत हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बैठेंगे। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक, ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि अगर मंद बुद्धि का बालक है, किसी को दिख नहीं रहा है, मान लीजिए कोई सुन नहीं पा रहा है, कुछ भी दिक्कत है अगर, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पढ़ाने के लिए क्या टेक्निक है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई मंद बुद्धि का है तो उसके लिए स्लो, बहुत धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे ताकि वो धीरे धीरे सीखे। इसलिए अलग टीचिंग मेथड का प्रयोग करें। अगर कोई देख नहीं सकता है तो ऐसी चीज़ें या तो बहुत तेज बोलेंगे माइक लगा के, जिससे कि जो देख नहीं सकता है लेकिन सुन के वो समझ सकता है चीज़ों को, तो वो करेंगे। कोई और मान लीजिए कोई सुन नहीं पाता है तो क्या करेंगे, उसके लिए विजुअल ऐड, यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा डिजिटल टीवी है, इस पर फोटोज के अगर वो सुन नहीं सकता है तो इस पर लिख सकते हैं जिससे कि वो पढ़ ले और देख ले, उससे उसकी हम लोग पढ़ाई करवा सकते हैं अलग अलग टीचिंग मेथड का उपयोग करके। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर तीसरा, लर्न टेक्निक्स फॉर द टीचिंग सच स्टूडेंट, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टेक्निक या टीचिंग मेथड हम सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, इसका अर्थ है साधन संपन्न का क्या मतलब होता है, यानी एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसको अपना सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, प्रैक्टिकल कैसे करवाना है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। उसके पास धन संपदा होनी चाहिए, नहीं टीचर के पास क्या है क्या नहीं है धन संपदा, इससे हमें बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से, ये भी नहीं है। किसी अधिकारी से बहुत बड़े लेवल पर सोर्स है या जो भी पहचान, उससे बच्चे को क्या, बच्चा यहाँ पढ़ने आया है स्कूल में, और एज ए टीचर आपका सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग मेथड, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। तीसरा क्या, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि अगर आप टीचर हैं तो विद्यार्थियों की जो समस्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, अगर वो पूछते हैं कुछ, उनकी काउंसलिंग करिए, उनका मार्गदर्शन करिए, उनको निर्देश दीजिए कि ऐसे ऐसे करना है, और उनका जो भी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, करिकुलम से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, उसमें आप जो है उसकी हेल्प करिए। और चौथा, प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं है कि आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक टीचर हैं, आपको आपका नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, यानी जो बच्चे का जो इमोशनल एडजस्टमेंट है वो किससे प्रभावित होता है चिल्ड्रेन में, तो क्या व्यक्तित्व निर्माण में, शिक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो जो बच्चे का इमोशनल एडजस्टमेंट है वो हर चीज़ से प्रभावित होता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, हर जगह भावुक हो जाएंगे हर चीज़ पर, तो वो भी प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में तो हमारा इमोशनल एडजस्टमेंट, यानी हम अपनी भावुकता को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर दबा सकें, और जहाँ बहुत ज़रूरी है उसको बाहर निकाल सके, नहीं तो बच्चा जो डिप्रेस्ड हो जाए, एंग्जाइटी हो जाएगी। ठीक है, तो संवेगात्मक समायोजन में
व्यक्तित्व निर्माण में ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षण में भी अब मान लीजिए कोई आप एक टीचर हैं और कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी आ गई, कुछ चीज़ आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करें कि बहुत इमोशनल हो जाए, खुद ही एक टीचर ही लगे रोने या बहुत ज़्यादा हँसने लगे, तो क्या वो कक्षा में अच्छा शिक्षण दे पाएगा? क्या वो टीचिंग अच्छे से कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। वो आपका जो इमोशनल एडजस्टमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी है, टीचिंग में भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी, अनुशासन में भी है, डिसिप्लिन में भी है। बहुत ज़्यादा कोई हँसते रहे, रोते रहे, मैनेज ही ना कर पाए, तो क्या वो बच्चे को क्या सिखाएगा? बच्चे खुद उसको उस टीचर को हल्के में लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे। तो ये हमारा उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। डिसिप्लिन, क्लासरूम टीचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन हो गया, ऑल ऑफ दी एबव। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ये 30 प्रश्न हो गए और ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया, उपरोक्त सभी। तो 5-6 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, जिन पियाजे का भी हमने पढ़ लिया सब कुछ। उसकी एक थियरी है जिसको बहुत बच्चों ने देखा है। तो आप अच्छे से जाइए, सभी वीडियोज़ देखिए, सभी टॉपिक देखिए, जीके जीएस का भी चल रहा है और साइंस का भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मैथ रीजनिंग भी चल रही है। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए।